हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने कवर किया था रदरफोर्ड की आपकी डिमेरिट्स यानी कि मैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद कवर किया था बोह्रस मॉडल को। ठीक है, बोह्र मॉडल को एक बार देखते हैं दोबारा से और फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, बोह्र मॉडल का पहला पोस्टुलेट क्या था बेटा? उन्होंने भी ये मान लिया था कि एटम के सेंटर पर एक हैवी चार्ज पार्टिकल लाई करता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी और इसी बात को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था बोह्रस ने। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स किस में घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, और जब कोई चीज़ घूमती है सर्कुलर में तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहली बात mv² मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा? k ZE इंटू ई बाय आर स्क्वेयर। कि आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस इज़ व्हाट n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, मतलब पहली ऑर्बिट है और ये क्या है? दूसरी ऑर्बिट है। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट ये था, देखो दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने जो कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की वो यहाँ से हटा दी। कैसे हटाई? उन्होंने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको एनर्जी को रेडिएट नहीं करना है तो उसको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv इज इक्वल टू nh/2π। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। समझ आई बात आपको? तो ये आपकी सेकंड कंडीशन थी और इसी कंडीशन से आपने रिमूव कर दिया जो रदरफोर्ड की डिमेरिट्स थी। ठीक है, तीसरी जो पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, लेकिन अगर उनको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना है तो क्या तो उनको एनर्जी चाहिएगी या फिर उनको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। चाहिएगी कब? जब वो पहले से दूसरे में जंप करेंगे, और जब दूसरे से कोई पहले में जंप करेगा तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज़ करनी पड़ेगी। इस केस में एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगी? रिक्वायर होगी, मतलब बाहर से आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। जो एनर्जी रिलीज़ होगी जब 2 से 1 पर आप जंप करेंगे वो किसके बराबर होगी? एच न्यू के बराबर होगी। दिस इज़ व्हाट, अगर आप देखें पिछले चैप्टर को, ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन भी है। हाँ के ना, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब आपके एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो बोह्रस ने लाइट का पार्टिकल नेचर माना है, भाई एनर्जी को रिलीज़ किया लाइट की फॉर्म में और वो किसके बराबर रखी? एच न्यू के। और एच न्यू का मतलब पार्टिकल नेचर, ये आप पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। तो आप कह सकते हैं कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बोह्र ने लाइट का कौन सा नेचर माना जब वो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे थे, तो आपका आंसर क्या होगा? पार्टिकल नेचर। क्लियर है बात आपको? तो ये तीनों उन्होंने मानी थी। ठीक है, और अब आज की क्लास में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से आप स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे बारी बारी, लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर बोह्र की ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? रेडियस ऑफ बोह्र ऑर्बिट। बोह्रस ऑर्बिट। क्लियर है बात आपको? बोह्रस ऑर्बिट। हाँ भाई, ठीक है। तो पहले नियम आपका ये है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर वो घूमेगी, लेट mv²/r किसी भी ऑर्बिट में घूम रही है तो ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा बेटा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला पोस्टुलेट एज इट इज़ मैं यूज़ करूँगा इसमें। ठीक है, r²। ठीक है, समझ आई बात आपको? r से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? mv² इज इक्वल टू k ZE²/r। ठीक है, अब दूसरे पोस्टुलेट से आप वहाँ से v निकाल लें। ठीक है, तो v किसके बराबर हो जाएगा? देखिए nh/2π तो एज इट इज आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? m/rn। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ के ना बेटा? m/rn, और इसको यहाँ पुट कर दें आप। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दें। मैं v को एलिमिनेट कर सिर्फ r वेरिएबल रखना चाहता हूँ। ठीक है कि नहीं बात आपको? चलिए m और इसका स्क्वायर कर देते हैं n² h² 4π², और नीचे क्या आ जाएगा? 1/m² rn²। क्लियर है बात आपको? और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? k ZE² और rn।
आर है यहाँ पर, आप आर एन लिख सकते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर है बात, आपको समझ आई बात? ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक आर से एक आर और मर गया, इस आर को ऊपर ले जाओ और बाकी जो सामान है उसको नीचे ले आओ, इस एम से ये एक एम मर गया। ठीक है, तो आपके पास जो आर एन बचेगा इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं और बाकी जो सामान है उसको नीचे लेके आ रहा हूँ, तो क्या बचेगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर, और यहाँ पर m भी नीचे है और ये कितना आ गया 1 जेड स्क्वेयर और m भी नीचे है ना। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, एन स्क्वेयर बाई जेड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और बाकी चीज़ों को रखता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर m के ई स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको? दिस विल बी द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल। हाँ के ना? क्लियर है? अब देखो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। h क्या होता था? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू आपको पता है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k क्या है यहाँ पर? k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले रहे हो, है ना। और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो आपकी निकल कर आएगी 5.29 इंटू 10 की पावर -11 n स्क्वेयर बाय z। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगी। ये रेडियस आ गई किस में? आपकी मीटर में। nth ऑर्बिट की रेडियस आ गई। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा आप लोगों को बात, है ना। तो दिस विल बी दी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए n कितना होता है 1, सॉरी z कितना होता है 1, z एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए जो रेडियस निकल कर आई डेट विल बी इक्वल टू 5.29 इंटू 10 की पावर -11 n स्क्वेयर मीटर में। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, मैं z इजिकल टू 1 क्यों लिया? मैं कुछ भी और भी ले सकता था, परंतु अब आगे जाकर देखेंगे कि बोहर मॉडल सिर्फ अप्लाई किसके ऊपर होता है? हाइड्रोजन एटम के ऊपर। जो इसने सारी बातें की ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर तो अप्लीकेबल है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हो z से, ठीक, z इजिकल टू 1 से ऊपर बढ़ते हो तो फिर ये मॉडल भी क्या कर जाता है? फेल। वो उसकी लिमिटेशन में पड़ेंगे। तो मैं जस्ट z इजिकल टू 1 के लिए एक बार बता रहा हूँ कि रेडियस कितनी होगी, इतनी होगी। क्लियर है? अब ये बात तो हमने समझ ली है और इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट में। ये अलग से इसकी एप्लीकेशन पार्ट आ गया है। रेडियस कितनी आती है? आप लिख लो इसको, n स्क्वेयर बाय z h स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर m के ई स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात आपको? इसको साफ कर देता हूँ बेटा मैं। अब कुछ मेन मोटिव बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, और मैं इसको लिखूं कि आर एन इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10 की पावर -11 n स्क्वेयर बाय z। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर बाय z। क्लियर है बात आपको? अब बेटा अब इन चीज़ों को ध्यान से समझो, बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट रेडियस निकालूं, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालूं, ठीक है, तो वो कितनी आएगी? 5.29 इंटू 10 की पावर -11। n को 1 पुट कर दो फर्स्ट ऑर्बिट में तो n 1 हो जाएगा। और z हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ मैं। किसके लिए निकाल रहा हूँ? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है? 1 होता है। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो अब R2 निकालता हूँ मैं, ये कितना आ जाएगा? 5.29 10 की पावर -11 और z की n की जगह 2 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से R3, R4 और R5 निकालो। ये चीज़ तो कांस्टेंट आएगी, बराबर आएगी। हाँ कि ना? ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ, R5 रेशियो, R4 रेशियो, R3 रेशियो, R2 रेशियो, R1 रेशियो, तो ये कितना आएगा? 25 रेशियो 16 रेशियो 9 रेशियो 4 रेशियो 1। अगर आप ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस है। पहले की रेडियस अगर मैं 1 मानूं तो दूसरे की रेडियस कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि ये इक्वली स्पेस नहीं है। इक्वली स्पेस होते तो सोचिए ज़रा, ये न्यूक्लियस है, अगर ये रेडियस 1 होती तो अगर ये इक्वली स्पेस होते तो ये रेडियस 2 होती। तो मतलब जो ऑर्बिट है वो इक्वली स्पेस नहीं है। ये 1 है, ये 4 है। और इसी तरीके से जब मैं 5वां ऑर्बिट दिखाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 25। हाँ के ना?
मतलब ये जो स्पेसिंग होगी ना, ये वाली डिस्टेंस इसके कितने गुना होगी? 25 गुना होगी। रियलिटी में अगर इक्वल स्पेस होते तो 5 गुना होनी चाहिए थी। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बोहर ऑर्बिट है वो इक्वली स्पेस नहीं है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात? साफ़ कर दो बेटा, ठीक है, इसको साफ़ कर देते हैं। और आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बोहर की जो ऑर्बिट्स हैं वो इक्वली स्पेस नहीं है। ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस। ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस। ठीक है कि नहीं बात आपको? बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं निकालने वाला हूँ वो निकालने वाला हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। इन बोहर्स ऑर्बिट। अभी तो रेडियस निकाली, अब क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, पिछले बार मैंने क्या किया था कि वेलोसिटी को यहाँ से निकालकर इसमें पुट कर दिया था, वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दिया था। इस बार मैं किसको एलिमिनेट कर दूंगा? रेडियस को एलिमिनेट कर दूंगा और वेलोसिटी को निकाल लूँगा। ठीक है, पहले यहाँ से देखिए आप mv² / r = kZe² / r²। एक r से r कैंसिल हो गया। ठीक है कि नहीं बात? और यहाँ से r कितना आ गया? kZe² / mv²। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन ये ले लेता हूँ मैं, mvrn, ठीक है कि नहीं बात, = nh/2π। तो rn किसके बराबर हो गया? nh/2π 1/mv। ठीक है कि नहीं बात आपको? अगर मैं nth रेडियस ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी nth ले सकता हूँ। क्लियर है? तो अब इन दोनों को क्या रख सकता हूँ मैं? बराबर रख सकता हूँ। इसको nth लिख लो आप, कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, अब दोनों को बराबर रखो तो क्या आएगा? kZe² / mv² = nh/2π 1/mv। एक m से एक m मर गया, एक v से एक v मर गया। क्लियर है? तो v को ऊपर लेके जाओ और बाकी सड़ंगे को इधर की तरफ लेके जाओ। तो v किसके बराबर आ गया? kZe² 2π/nh। ध्यान से देखो आप, क्या ऐसा ही आया है? ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, ध्यान से देखें हम, वेलोसिटी इस, अगर मैं k और z को n और z को बाहर निकालूँ, z/n और बाकी अड़ंगा अंदर की तरफ ke² 2π/h। क्लियर है? दिस विल बी द वेलोसिटी। नोट करो, हाइड्रोजन के लिए z कितना हो जाएगा? 1, और वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? 1/n हो जाएगी, क्योंकि बाकी आइटम तो क्या है? कांस्टेंट है। k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 2π/h कांस्टेंट, तो बाकी कांस्टेंट है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तेज भाग रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धीरे भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? और होगा भी, क्योंकि देखो वेलोसिटी को प्रोवाइड कराने के लिए किसका हाथ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और जितनी दूरी आप बढ़ाओगे न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, तो कोरोस्पोंडिंगली आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते हैं, बाहरी वाली ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कम स्पीड के साथ मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात आपको? अब देखो दोनों फैक्टर उल्टे हो गए हैं। एक तो ये डिस्टेंस भी बढ़ गई है, हाँ कि ना? इसके कंपेयर में देखो ये डिस्टेंस कितनी है? 2πr1, और वो डिस्टेंस कितनी है? 2πr2। तो निश्चित सी बात है ये ज़्यादा है ना? और अगर मैं देखूं इसको वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? वेलोसिटी से। एक वेलोसिटी v1 से और इसको वेलोसिटी v2 से। ये बढ़ गई है और ये चीज़ कम हो गई है। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होता है? टाइम होता है। समझ आई कि नहीं यही बात आपको? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होता है? टाइम होता है यार, जनरल सी बात है। ये डिस्टेंस हो गई, कितनी डिस्टेंस कवर की और कितनी वेलोसिटी से की, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? टाइम। तो देखो T2 के लिए दोनों फैक्टर अपोजिट हो गए हैं। एक तो डिस्टेंस भी बढ़ गई है और ये भी क्या हो गया? घट गया है। अगर T2 देखो ध्यान से किसके बराबर है? 2πr2/v2। ये चीज़ बढ़ गई है तो T2 बढ़ेगा, है ना? और ये घट गई है तो ये भी इसको और बढ़ाएगी। मतलब T2 काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को एक चक्कर काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं और मार्क कर लो इसको भी। 5th पॉइंट क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आई भैया आपकी? आप कह सकते हो z/n ke²
2 पाई अपॉन h, ठीक है, वेलोसिटी हमने निकाल ली है। क्लियर है। अब आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड हमारी बात हुई है अभी आपसे, हाँ के ना। चलिए निकाल लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल लेते हैं? टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है कि नहीं बात आपको? थर्ड पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो अगर जनरल बात करूं, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? किसी भी एक ऑर्बिट का उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की टोटल सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय वहाँ पर जो वेलोसिटी है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो वेलोसिटी आपने निकाल रखी है, तो 2 पाई आर एन, और वेलोसिटी को पुट करते हैं z बाई एन के ई स्क्वेयर 2 पाई अपॉन h, ठीक है, यही आएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ओके जी, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। एन एच को ऊपर ले जाता हूँ मैं, एन एच 2 पाई आर एन, 2 पाई से 2 पाई मर गया, ठीक है कि नहीं बात आपको? आर एन और के ई स्क्वेयर बाई इंटू जेड, के ई स्क्वेयर बाई जेड। क्लियर है, समझ आई बात आपको? दिस विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, बाकी रेडियस को भी पुट कर सकते हो आप, है ना। रेडियस अभी आई है, रेडियस को भी आप पुट कर दो ताकि क्लियर हो जाए। रेडियस को पुट कर देते हैं क्योंकि रेडियस अपने आप में एक वेरिएबल है, तो रेडियस को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वेयर बाय, ये तो पहले लिख लेता हूँ मैं, और अब रेडियस को पुट कर रहा हूँ, एन स्क्वेयर बाय जेड, जेड का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं बात आपको? और ऊपर आएगा एच स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा ये 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर। मैंने कुछ नहीं किया है, एन एच बाई, ठीक है, एन एच बाई के ई स्क्वेयर इंटू जेड, ये तो पहले ही था, और ये मैंने किसको पुट कर दिया है? रेडियस को पुट कर दिया है, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो ये जेड स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। जो कटता है वो काट देंगे और बाकी चीज़ों के साथ डील करेंगे। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड अगर मैं बात करूँ जो निकल कर आया है वो ये है, एन क्यूब हो गया है ऊपर, और ये एच क्यूब हो गया है, ठीक है कि नहीं बात आपको? और यहाँ पर बेटा जी के स्क्वेयर ई की पावर 4, के स्क्वेयर ई की पावर 4, क्लियर है, और जेड स्क्वेयर और 4 पाई स्क्वेयर एम। दिस विल बी माई टाइम पीरियड। क्लियर है। टाइम पीरियड आप देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड, और बाकी देखो के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, और ये पूरा जुगाड़ कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर के, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? एन क्यूब के। भाई जितना एन बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं बात आपको? एन का मतलब नंबर ऑर्बिट्स, ये n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, आगे क्या आएगा? n इजिकल टू 3। जितना n बढ़ेगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। यही तो बात हो चुकी है हमारी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है और वेलोसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। क्लियर है बात आपको? और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। देखो अगर मैं कहूँ कि 10 सेकंड में ये 1 चक्कर काट लेता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैं कहूँ 10 सेकंड में कितने चक्कर काट लेता है? 1। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे? 1/10, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। 10 सेकंड में 1 चक्कर काट लेता है, तो 1 सेकंड में कितने? 1/10, तो इट इज़ नथिंग बट 1/t। यस और नो? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात आपको? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं देखो ये मैंने लिख दिया है टाइम पीरियड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4th 6th पॉइंट में टाइम पीरियड कितना है मेरा, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ बेटा, एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको? तो 7वां पॉइंट अगर मैं लिखूँ फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब। क्लियर है बात? जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा और उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो भाई अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में इसके पास टाइम पीरियड कम है तो ये ज़्यादा चक्कर काटेगा एज़ कम्पेयर टू भारी वाले इलेक्ट्रॉन से। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप कवर कर रहे हो इन गिवन टाइम। तो गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चक्कर काट लेगा और वो वाला कम काटेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है? अधिक है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ये 7th पॉइंट आपको क्लियर हुआ। बाकी आप बुक से देख सकते हैं, मैंने बेसिक कोर बातें आपको बता दी। क्लियर है बात आपको? अब लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, ठीक है।
तो दो प्रकार की एनर्जी होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होंगी और एक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, कोई खास बात है नहीं। पहला पॉइंट वही mv²/r मस्ट बी इक्वल टू kZe²/rn, ठीक है, ये r² आएगा, ठीक है। तो एक से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर मेरे पास mv² आ गया है। अगर मैं यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ kZe²/rn। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, यस और नो। क्लियर है बात आपको। ये क्या आ गई मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, kZe/E, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में साइन एज इट इज़ लिए जाते हैं। Ze इस न्यूक्लियस का चार्ज है और माइनस ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और डिवाइडेड बाय Rn, ठीक है कि नहीं बात आपको। दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दोनों को जोड़िए आप, कितना आएगा आपका, देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -kZe²/rn प्लस kZe²/2rn, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस क्वांटिटी को मैं एक बार के लिए 1 एज्यूम करूं तो ये क्वांटिटी कितनी है आपकी, हाफ है ना। देखो हाफ है, ये आपका -1 के जैसे एक्ट कर रहा है और ये कैसे एक्ट कर रहा है, हाफ के जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो ये क्या बचेगा, -½ बचेगा, ठीक है। तो आपको पता है -½ × kZe²/rn, दिस विल बी योर टोटल एनर्जी। Rn अपने आप में एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो ½ kZe² और R की वैल्यू को पुट करो बेटा जी, n²/4π²m⁴e²। क्लियर है बात आपको, विद माइनस साइन, ठीक है। तो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। देखो ये Z ऊपर जाएगा, Z ऊपर जाएगा तो Z² हो जाएगा। तो मैं ऊपर से एक बार साफ कर देता हूँ, थोड़ी सा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। तो टोटल एनर्जी कितनी आई आपके पास, -Z²/n² आगे लिख लो और बाकी चीज़ों को अंदर की तरफ अरेंज करो, ठीक है। ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा, है ना, ये आइटम ऊपर जाएगा और 4 ऊपर जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो 2π², होपफुली आप समझ रहे होंगे, m⁴e², ठीक है। और एक e ये रहा तो e² ये रहा तो e की पावर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है कि नहीं बात आपको यार। और एक के ये रहा तो के भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है ना। और नीचे क्या बचेगा आपके पास, h²। तो दिस विल बी योर टोटल एनर्जी -Z²/n², ब्रैकेट में क्या आएगा, 2π² mk² e⁴/h²। दिस विल बी योर टोटल एनर्जी। क्लियर है बात आपको।